हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हरियाणा जीके की क्लास 25 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा के इतिहास के आज हम टॉपिक करेंगे हरियाणा में किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कौन कौन से क्षेत्र में हुआ था। दूसरा टॉपिक होगा हमारा 1857 की क्रांति व 1857 की क्रांति का विरोध कैसे हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक होगा आज हमारा कि हरियाणा में आर्य समाज की शाखाएं कहां कहां पर खुली थी। पांचवा होगा कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चले थे उनमें हरियाणा की क्या भूमिका रही थी। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा कि हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ था। तो उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईसा पूर्व में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो एलिजाबेथ महारानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिस 1600 ईसा पूर्व में 1600 ईसा में उस समय भारत में मुगल वंश चल रहा था और अकबर का शासनकाल था। मतलब भारत में मुगल वंश था और अकबर उस समय राजा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1608 में पहला अंग्रेज जो भारत में आया था वो था कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस 1608 में जब भारत में आया था तो वह अकबर अकबर के नाम से संदेश लाया था, परंतु अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में और अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर राजा बन जाता है। तो जब कैप्टन हॉकिंस भारत में आता है तो उस समय जहांगीर जहांगीर के शासनकाल में वह आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब कैप्टन हॉकिंस आता है तो उस समय हरियाणा में भी मुगल वंश का अधिकार था। मतलब मुगलों का अधिकार था उस समय हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे और ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से लेके 1782 तक हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेके 1805 व 6 तक चला था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 व 1818 में हुआ था और 1818 के बाद मराठाओं का जो क्षेत्र था उसको पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 1803 से 1805 के दौरान अंग्रेज और मराठाओं के बीच में संधि हुई थी और यह संधि मराठाओं की तरफ से थे दौलत राम सिंधिया और यह संधि 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी और इस संधि के तहत सतलुज नदी के जो पूर्व का क्षेत्र था उसको अंग्रेजों को दे दिया गया था। और मतलब पूर्व का क्षेत्र था वो तो अंग्रेजों को दे दिया था और जो पश्चिम का क्षेत्र था उस पर मराठाओं का ही अधिकार रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिस समय 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो था हमारा जनरल लैक और मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व किया गया था वो दौलत राम सिंधिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को सौंपा गया था। मतलब जो मराठा का अधिकार था हरियाणा पर उसको अंग्रेजों को दे दिया गया था।
और इस प्रकार से हरियाणा के अधिकतम भाग पर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था, परंतु यह संपूर्ण अधिकार नहीं हुआ था। हरियाणा पर जो संपूर्ण अधिकार हुआ था अंग्रेजों का, वो 1809 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1805 व 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करनाल को नवीन पद्धति से बसाया गया था और करनाल में छावनी स्थापित की गई थी। जब करनाल में छावनी स्थापित की गई थी तो इस छावनी को करनाल से अंबाला में बनाया गया था, वह स्थानांतरण किया गया था 1843 में, क्योंकि करनाल में उस समय मलेरिया की बीमारी फैल गई थी। दोबारा से देखिए कि जब 1803 में मराठाओं का जो अधिकार था हरियाणा पर, उसके अधिकतम हरियाणा के अधिकतम भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। तो 1805 में नवीन पद्धति से बसाया गया प्रथम शहर था करनाल, और करनाल में एक 1806 में करनाल में छावनी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और इस छावनी को जब करनाल में मलेरिया की बीमारी फैल जाती है तो इस छावनी का स्थानांतरण कर दिया जाता है 1843 में अंबाला में। तो अंबाला छावनी की जो स्थापना हुई थी अंबाला में, वो 1843 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1809 व 1810 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का व ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। जब अंग्रेजों का हरियाणा पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है तो हरियाणा की नीतियों के अत्याचार से व हरियाणा का जो भेदभाव किया जा रहा था सैनिकों के द्वारा, उसके आधार पर अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किए गए थे। जैसे सबसे पहला विद्रोह आता है हमारा जींद का विद्रोह, और जींद का विद्रोह 1814 में किया गया था, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। हमारी जो रानी सोदराही थी, उनका संबंध जींद रियासत से था। दूसरा जो विद्रोह किया गया था वो छछरौली का विद्रोह होता है, और छछरौली का विद्रोह 1818 में किया गया था, और यह विद्रोह जोधा सिंह के नेतृत्व में किया गया था। छछरौली जो हमारा यमुनानगर में है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कलसिया रियासत की राजधानी थी छछरौली। कलसिया रियासत की राजधानी थी छछरौली, और अंग्रेजों के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजों के द्वारा बुगेल सिंह की पत्नी राम सौर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, परंतु राम सौर अयोग्य शासिका थी और जोधा सिंह के द्वारा छछरौली पर अधिकार कर लिया गया था। दोबारा से देखिए एक बारी कि कलसिया रियासत की राजधानी थी छछरौली, और छछरौली पर बुगेल सिंह की पत्नी राम सौर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था छछरौली का, परंतु राम सौर जो थी वो अयोग्य शासिका थी और उनको हटाकर जोधा सिंह के द्वारा छछरौली पर अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1818 ईस्वी में आर्नोल्ड के नेतृत्व में सेना भेजकर अंग्रेजों ने छछरौली रियासत पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से छछरौली का जो विद्रोह हुआ था वो 1818 में हुआ था। तीसरा विद्रोह आता है हमारा रानिया का विद्रोह, और रानिया का विद्रोह भी हमारा 1818 में हुआ था, और यह विद्रोह हमारा, इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो जावेद खान ने किया था। चौथा विद्रोह आता है हमारा किसानों का विद्रोह, और किसानों का विद्रोह हमारा 1824 में हुआ था, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो सूरजमल के द्वारा किया गया था। और किसानों के विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र थे वो था हमारा रोहतक,
गुरुग्राम और हिसार। गुरुग्राम का जो प्राचीन नाम है वो है हमारा गुड़गांव। गुड़गांव को का जो आधुनिक नाम है वो है गुरुग्राम। और मेवात का जो आधुनिक नाम है वो है हमारा नुहू। और इनका नाम जो बदला गया था वो 12 अप्रैल 2016 को बदला गया था। मतलब कि 12 अप्रैल 2016 के बाद गुड़गांव को गुरुग्राम कहने लगे थे और मेवात को नुहू कहने लगे थे। पांचवा विद्रोह आता है हमारा बनावली का विद्रोह। और बनावली का विद्रोह को हम फतेहाबाद का विद्रोह भी कहते हैं। और बनावली का विद्रोह हमारा 1835 वो 1835 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व किया गया था गुलाब सिंह व मैसूर रानी के द्वारा। छठा विद्रोह आता है हमारा कैथल का विद्रोह। और कैथल का विद्रोह हुआ था हमारा 1843 में। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो हमारा गुलाब सिंह व साहिब कौर के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो ये था कि कैथल का जो शासक था उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह की कोई भी संतान नहीं थी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो नीति चलाई गई थी हड़प की नीति, उसके द्वारा कैथल का जो क्षेत्र था उसको अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे, परंतु साहिब कौर और सूरज कौर ने कैथल की गद्दी संभाल ली थी। और बिना कोई संतान होने के कारण अंग्रेज उस पर अपना अधिकार जमा रहे थे। तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के द्वारा कैथल के चारों ओर सैन्य चौकियां स्थापित की गईं और 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों का कैथल पर अधिकार हो गया था। सातवां विद्रोह आता है हमारा लाडवा का विद्रोह। और लाडवा का विद्रोह हमारा 1845 में हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। उसके बाद हमारे कुछ अन्य विद्रोह हुए थे, जैसे रोहतक में अस्तलबोहर की लड़ाई हुई थी। अस्तलबोहर का विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह जाट और अंग्रेज सेनापति हडसन के बीच में हुआ था। तो अस्तलबोहर की लड़ाई रोहतक में हुई थी, जाट और हडसन के बीच में हुई थी। तो ये था हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे वो। उसके बाद हमारी 1857 की क्रांति होती है, परंतु 1857 की क्रांति से पहले भी एक और विद्रोह हुआ था जिसे हम धार्मिक विद्रोह, सेना के द्वारा धार्मिक विद्रोह का रूप लिया गया था। जैसे कि 10 जुलाई 1806 में सैनिकों व आम जनता के द्वारा प्रथम सैनिक व प्रथम धार्मिक विद्रोह किया गया था। और यह विद्रोह बलवंत राय फडके के नेतृत्व में वेलोर तमिलनाडु में किया गया था। दोबारा से देखिए कि वैसे तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता की लड़ाई बताई जाती है, जो सैनिक विद्रोह बताया जाता है, वो 1857 की क्रांति का बताया जाता है। परंतु 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो राष्ट्रीय स्तर पर था। परंतु 1857 की लड़ाई से पहले भी 1806 में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था तमिलनाडु के वेलूर क्षेत्र में। और इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण बताया जाता है वो है हमारा कि नई सैनिक वर्दी, मतलब जो सैनिकों की वर्दी थी उसको हटाकर नई सैनिक वर्दी जिसमें अंग्रेजों का लोगो लगा हुआ था उसको लाया गया था। दूसरा कारण था धार्मिक भावनाओं को ठेस, मतलब जो धार्मिक लोग थे जो मंदिरों में जाते थे उनको टीका लगाने पर रोक लगाई गई थी। तीसरा कारण था चमड़े की टोपी का उपयोग करवाना। और चौथा कारण था टीपू सुल्तान के परिवार की गैर मौजूदगी।
कहा जाता है कि वहीं पर ही टीपू सुल्तान के परिवार को बंदी बनाया गया था। तो ये मुख्य कारण थे जिनके वजह से 1806 में सैनिक विद्रोह किया गया था। वह धार्मिक सबसे पहला धार्मिक विद्रोह किया गया था तमिलनाडु वेलूर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी भारत में और हरियाणा में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले भारत में कैसे हुई थी। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि अंग्रेजों के कुछ सैनिक ट्रेनिंग सेंटर भी थे जहां पर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिक व अंग्रेजी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात था वो था हमारा 5:1। मतलब अगर 5 भारतीय सैनिक हैं तो उन पर सिर्फ एक ब्रिटिश सैनिक था। 3 अंग्रेज सैनिक ट्रेनिंग सेंटर थे। पहला था हमारा सियालकोट, दूसरा था हमारा अंबाला और तीसरा था हमारा दमदम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंग्रेजों के द्वारा सेना को जो बंदूक दी जाती थी वो थी हमारी ब्राउन बेस बंदूक जो लकड़ी से बनी हुई थी। मतलब कि सेना के द्वारा ब्राउन बेस लकड़ी का प्रयोग वो लकड़ी ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। परंतु 23 जनवरी 1857 को दमदम जो ट्रेनिंग सेंटर है दमदम में ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। परंतु एनफील्ड राइफल का जो कारतूस बनता था, जो गोली बनती थी, वो गाय व सुअर की चर्बी से बनती थी। मतलब उस कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कारतूस बनाई जाती थी बुलीच शास्त्रागार में जो है हमारा मद्रास में। मतलब अंग्रेज जो कारतूस बनाते थे वो बुलीच शास्त्रागार में बनाते थे जो था हमारा मद्रास में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था तो परिणाम के स्वरूप 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी जो हमारी कलकत्ता में है उसमें विद्रोह कर दिया था और लेफ्टिनेंट बाग व सार्जेंट ह्यूरसन नामक अंग्रेजों को गोली मार दी थी। और इसमें कैप्टन बाग की मृत्यु हो जाती है और सार्जेंट ह्यूरसन घायल हो जाते हैं। दोबारा से देखिए एक बारी कि 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी में थे उसमें विद्रोह कर देते हैं। मतलब कि गाय की चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और विद्रोह कर दिया जाता है मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे गोली चलाते हैं और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो जाती है और सार्जेंट ह्यूरसन घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मंगल पांडे ने एक नारा दिया था वो था हमारा मारो फिरंगियों को। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले सैनिक थे हमारे मंगल पांडे। मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था वो बलिया यूपी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इस सजा को यह जो फैसला लिया गया था वो जवाहरमल तिवारी की अध्यक्षता में 14 सदस्य परिषद में यह फैसला हुआ था कि मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मंगल पांडे के साथ ईश्वर प्रसाद तिवारी को भी फांसी
दी गई थी। और जब ये 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे पार्म स्ट्रोन। पार्म स्ट्रोन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि धीरे धीरे यह बात पूरे ट्रेनिंग सेंटरों में फैल गई थी कि जो एनफील्ड राइफल के कारतूस हैं उनमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो सैनिकों के द्वारा विद्रोह किए गए थे। तो 24 अप्रैल 1857 को सैनिकों ने जब विद्रोह कर दिया था तो उनको जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रिटिश व भारतीय सेना का जो अनुपात था, मतलब भारतीय सेना व ब्रिटिश सेना का जो अनुपात था वो था हमारा 5:1, मतलब 5 भारतीय सैनिक थे और 1 ब्रिटिश सैनिक था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि, मतलब सभी जो भारत क्षेत्र के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा 1857 की क्रांति की जो निर्धारित तिथि बनाई गई थी कि उस तिथि से 1857 की क्रांति शुरू करनी है, वो थी हमारी 31 मार्च 1857। परंतु सैनिकों ने 10 मई 31 मई 1857 और सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही समय से पहले क्रांति की शुरुआत कर दी थी मेरठ के काली पलटन स्थान से, और 34वीं रेजिमेंट ने रविवार के दिन विद्रोह कर दिया था। और यह मुख्य कारण बताया जाता है 1857 की क्रांति की विफलता का, कि 1857 की क्रांति समय से पहले, जो समय था 31 मई, उससे पहले ही शुरुआत कर दी गई थी 10 मई को, मतलब 20 दिन पहले ही शुरुआत कर दी गई थी 1857 की क्रांति की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी तो 11 मई को सैनिक जो थे वो अन्य सैनिकों को जेल से छुड़वाकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। मतलब अब 1857 की क्रांति दिल्ली में हो रही थी 11 मई को, जहां पर मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय व बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है और क्रांति का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बहादुर शाह जफर के पुत्र व पौत्र शहजादा शहरुद्दीन, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा ख्वाजा की हत्या कर दी गई थी। और 20 सितंबर 1857 को हडसन व निकोलस, जो 2 अंग्रेजी सेनापति थे, उन्होंने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था तथा रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था, रंगून में। और 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। एक बारी दोबारा से देखिए कि जब 10 मई को सैनिकों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है तो सैनिक 11 मई को दिल्ली में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपना नेता व अपना सम्राट चुनते हैं बहादुर शाह जफर को। और जब बहादुर शाह जफर के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया जाता है तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह के पुत्र व पौत्रों को, जो थे शहजादा जहरुद्दीन, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा ख्वाजा की हत्या कर दी थी। और जब बहादुर शाह जफर के पुत्र व पौत्रों की हत्या हो गई थी
तो बहादुर शाह जफर निराश होकर हताश होकर अपने हुमायूं के मकबरे पर चले गए थे, जहां से 20 सितंबर 1857 को हडसन व निकोलस, दो अंग्रेजी सेनापतियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और रंगून में भेज दिया था, जो है हमारा म्यांमार में। और रंगून में भी मांडले किले की जेल में उन्हें रखा गया था और 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बहादुर शाह जफर को रंगून में मांडले किले में बंदी बनाया गया था, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर निकाल दिया गया था और कुतुब मीनार के पास रहने दिया गया था। और इन्हें जो बाहर निकाला गया था लाल किले से, वो विलियम हडसन के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बहादुर शाह जफर की जो पेंशन बंद करवाई गई थी, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाई गई थी। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और आगे चल के यह 1857 की क्रांति हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है अंबाला छावनी से, जिसे 1843 में अंबाला छावनी का गठन किया गया था। अब इस क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? वो थे हमारे चर्बी वाले कारतूस, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उनको मुख्य कारण बताया जाता है 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 11 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी अंबाला छावनी से, जिसे 1843 में बनाया गया था। अंग्रेजों से शुरुआत हुई थी और यह 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मोहन सिंह जो थे वो 5वीं बटालियन के मोहन सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंबाला के डिप्टी कलेक्टर थे जो उस समय, वो थे हमारे टीडी फोर्सिथ। अंबाला के डिप्टी कलेक्टर जो थे वो थे हमारे टीडी फोर्सिथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारी 1857 की क्रांति की संपूर्ण नीति थी भारतीयों के द्वारा, वो जासूस श्याम सिंह ने उस पूरी योजना को अंग्रेजों तक पहुंचा दिया था और यह मुख्य कारण था जो 1857 की क्रांति हमारी विफल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजी सेनापति विलियम फोर्ड के द्वारा विद्रोह पर काबू पाया गया था जो अंबाला में चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 13 मई 1857 को 1857 की क्रांति का जो विद्रोह किया गया था वो गुरुग्राम से किया गया था। मतलब गुरुग्राम में 1857 की क्रांति का विद्रोह 13 मई को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिल्ली छावनी से 300 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी गुरुग्राम में पहुंची थी और इस सैन्य टुकड़ी को रोकने का असफल प्रयास किया गया था विलियम फोर्ड के द्वारा। मतलब गुरुग्राम में जो विद्रोह हो रहा था उसको रोकने का असफल प्रयास किया गया था विलियम फोर्ड के द्वारा। और गुरुग्राम में जो यह विद्रोह हो रहा था वो विजवारान गांव में किया गया था। मतलब विजवारान गांव से 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि धीरे धीरे पूरे हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो हमारे जो प्रमुख केंद्र थे 1857 की क्रांति का, वह उन प्रमुख केंद्रों का जो नेतृत्व किया गया था उनको अब हम देखेंगे। जैसे हमारा बहादुरगढ़ क्षेत्र से व बहादुरगढ़ केंद्र से
जो नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का, वो किया गया था नवाब बहादुर जंग के द्वारा। फिर आता है सापला क्षेत्र, सापला केंद्र, और सापला केंद्र से साबर खान ने नेतृत्व किया था। दूसरा आता है हमारा दुजाना, और दुजाना से हसन अली ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा पटौदी, और पटौदी से अकबर अली ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा मेवात केंद्र और गुरुग्राम केंद्र। मेवात व गुरुग्राम केंद्र से सदरुद्दीन ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा फरीदाबाद, और फरीदाबाद से धानु सिंह ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा नसीबपुर, और नसीबपुर से गोपाल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। फिर आता है हमारा पलवल केंद्र, और पलवल केंद्र से हरसुख राय व गफूर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा हांसी, और हांसी से हुकुमचंद जैन व मुनीर वैस ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा लोहारू, और लोहारू से अमीनुद्दीन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। फिर आता है हमारा रानिया केंद्र, और रानिया केंद्र से नूर मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा हिसार केंद्र, और हिसार केंद्र से शहजादा मोहम्मद आजम ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। फिर आता है दादरी, और दादरी से बहादुर जंग के द्वारा नेतृत्व किया गया था। फिर आता है हमारा रोहतक, और रोहतक से हमारे जाट समुदाय, राजपूत समुदाय, मुसलमान समुदाय व कुछ अन्य समुदायों ने इस 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फिर आता है हमारा झज्जर केंद्र, और ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में जो सबसे बड़ी रियासत थी जिसने हिस्सा लिया था वो थी हमारी झज्जर, और झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने नेतृत्व किया था, और अब्दुल खान रहमान को 23 दिसंबर 1857 को चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। फिर केंद्र आता है हमारा बल्लमगढ़, और बल्लमगढ़ को आयरन गेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और बल्लमगढ़ से जो नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का, वो किया गया था राजा नाहर सिंह के द्वारा, और राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। फिर आता है हमारा फरूक नगर, और फरूक नगर से अहमद अली ने नेतृत्व किया था, और अहमद अली को 23 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। फिर आता है हमारा अहीरवाल क्षेत्र, और अहीरवाल क्षेत्र से राव तुलाराम व राव कृष्ण गोपाल ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा कि पानीपत, पानीपत में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था वो हमारा इमाम अली कलंदर के द्वारा किया गया था। फिर आता है रोहतक केंद्र, और रोहतक केंद्र से बिसारत खान ने नेतृत्व किया था। फिर आता है हमारा झाड़सा परगना, और झाड़सा परगना से हमारे चौधरी बख्तावर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये थे हमारे हरियाणा के कुछ प्रमुख केंद्र जहां से 1857 की क्रांति की गई थी, और इन केंद्रों का नेतृत्व किस किसने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1857 की क्रांति की जो अंतिम लड़ाई, जो अंतिम विद्रोह किया गया था हरियाणा में, वो नसीबपुर का विद्रोह था। और नसीबपुर जो हमारा नारनौल क्षेत्र में आता है, और नारनौल जो हमारा महेंद्रगढ़ जिले में आता है। नसीबपुर विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो गोपाल सिंह, राव तुलाराम, मोहम्मद आजम व राव कृष्ण गोपाल के द्वारा किया गया था, और यह 1857 की क्रांति का अंतिम विद्रोह था हरियाणा में, जो 16 नवंबर 1857 को
किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस विद्रोह को अंग्रेजी कर्नल गोराड व कैप्टन विलास ने मतलब इस विद्रोह में जो हमारा अंग्रेजी कर्नल था गोराड और जो अंग्रेजी कैप्टन था विलास, इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस क्रांति के बाद राव तुलाराम काबुल चले गए थे और 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें, मतलब वह कौन कौन सी रियासतें थी हरियाणा में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। पहली रियासत थी हमारी जींद रियासत, और जींद रियासत के शासक स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। दूसरी रियासत थी हमारी छछरौली रियासत, और छछरौली रियासत से शोभा सिंह के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। तीसरी रियासत थी हमारी करनाल रियासत, और करनाल रियासत से अहमद बख्श खां ने अंग्रेजों का साथ दिया था। चौथी रियासत थी हमारी सापला रियासत, जहां से इलाही बख्श ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पांचवी रियासत थी हमारी दुजाना रियासत, और दुजाना रियासत से हुडे खां डूडे खां ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे हरियाणा में जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था वो थे हमारे अंबाला, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झांसी, हिसार, करनाल, रोहतक, रोहनाथ गांव जो हमारा भिवानी में है, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल व आदि। तो यह कुछ प्रमुख केंद्र हैं जो 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से हरियाणा से एक्टिव रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1857 की क्रांति में जिन जिन को फांसी हुई थी, मतलब रोहतक से 159 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, और गुरुग्राम से 228 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1857 की क्रांति में जो सबसे अधिक सैनिकों की संख्या थी वो थी हमारी हिसार से, रोहतक से और गुरुग्राम से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1857 की जो क्रांति है इस क्रांति को 14सी साल की क्रांति भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी 1857 की क्रांति जो हरियाणा में हुई थी। परंतु हमारे कुछ और भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और उन राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की क्या क्या भूमिका रही थी। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी उसको देखेंगे और उसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलनों पर जाएंगे। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। मतलब मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें कुल जो सदस्य थे वो 72 सदस्य थे, जिनमें से हरियाणा के राय बहादुर लाला मुरलीधर भी शामिल थे। कांग्रेस के जो संस्थापक बताए जाते हैं वो हैं हमारे एओ ह्यूम, और जो पहले अध्यक्ष थे, जो पहली सभा हुई थी कांग्रेस की और उस सभा के उस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान दीजिए कि संस्थापक तो थे एओ ह्यूम और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंबाला में 1886 में लाला मुरलीधर ने कांग्रेस की शाखा स्थापित की थी। तो कांग्रेस की जो प्रथम शाखा खोली गई थी
वो हमारी अंबाला में 1886 में लाला मुरलीधर के द्वारा खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिसार में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की शाखा खोली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध का कारण लाला लाजपत राय को 1907 में देश से निकाला देकर मांडले जेल म्यांमार में भेजा गया था। दोबारा से देखिए कि बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय को 1907 में देश निकाला देकर मांडले जेल म्यांमार में जो है वहां पर भेजा गया था और इसी जेल में बहादुर शाह जफर को भी कैद किया गया था। जब बहादुर शाह जफर की मांडले जेल में ही 1862 में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा भारत और हरियाणा में आर्य समाज की शाखाएं कहां कहां पर खोली गई थी। सबसे पहले आता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से मुंबई में की थी। मतलब कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी मुंबई में 1875 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 में रेवाड़ी में आए थे और जब यह रेवाड़ी में आए थे तो 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना की थी। मतलब आर्य समाज की जो प्रथम शाखा खोली गई थी हरियाणा में वो रेवाड़ी में खोली गई थी, 1880 में खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिसार में आर्य समाज की शाखा खोली गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा 1886 में। दोबारा से देखिए कि भारत में 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और 1880 में हरियाणा में रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा खोली गई थी और हिसार में आर्य समाज की शाखा लाला लाजपत राय के द्वारा 1886 में खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रोहतक में 1885 में आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। झांसी में आर्य समाज की स्थापना व आर्य समाज की शाखा 1889 में खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भिवानी और अंबाला में 1890 में आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सनातन धर्म की जो प्रथम शाखा हिंदू धर्म की जो विकल्प जो धर्म व जो नाम बताया जाता है वो है हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म की जो प्रथम शाखा खोली गई थी वो 1886 में झज्जर में खोली गई थी और हरियाणा में सनातन धर्म के जो सबसे बड़े प्रचालक हैं वो हैं हमारे दीनदयाल शर्मा जो हमारे झज्जर में थे और झज्जर में ही 1886 में सनातन धर्म की प्रथम शाखा खोली गई थी। जो हमारा नेक्स्ट होम रूल आंदोलन आता है वो है हमारा जो हमारा नेक्स्ट आंदोलन है वो है हमारा होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में 28 अप्रैल 1916 को की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आयरलैंड की जो निवासी थी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी सितंबर 1916 को। दोबारा से देखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की थी पुणे में और एनी बेसेंट जो आयरलैंड की निवासी थी उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी, सितंबर में की थी, 1916 को की थी। हरियाणा में
जो होम रूल लीग की जो प्रमुख नेता बताए जाते हैं वो हैं हमारे नेकीराम शर्मा, एम ए अंसारी और शंकर लाल शर्मा। दोबारा से देखिए कि भारत में तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मद्रास व पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, परंतु हरियाणा में जो प्रमुख नेता हैं होम रूल लीग के, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना हरियाणा में की थी, वो हैं हमारे नेकीराम शर्मा, एम ए अंसारी और शंकर लाल थे। सबसे पहले जो होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी वो रेमांड ने की थी, जो आयरलैंड के निवासी थे। आयरलैंड में सबसे पहले होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। तो ये था हमारा होम रूल लीग, जो भारत में और हरियाणा में क्या योगदान रहा था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा, वो है हमारा रोलेट एक्ट। कि हरियाणा में रोलेट एक्ट का विरोध कब कब हुआ था, वह हरियाणा का क्या योगदान रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीयों ने इस एक्ट को काला कानून कहा था। काला कानून कहा गया था रोलेट एक्ट को, क्योंकि इस एक्ट को बिना वकील बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील वाला कानून कहा गया था। मतलब इस एक्ट में बिना किसी अपील के व बिना किसी दलील के भी भारतीयों को जेल में डाला जा सकता था। और इस एक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो मार्च 1919 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में रोलेट एक्ट 1919 में अंबाला से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोलेट एक्ट का जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी हरियाणा से होते हुए पंजाब व लाहौर जा रहे थे। तो हरियाणा से होते हुए वो पलवल जिले से जा रहे थे। तो पलवल जिले में 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें वापस मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया था। दोबारा से देखिए कि महात्मा गांधी सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए थे भारत में, वो पलवल में हुए थे, 1919 में हुए थे, पलवल के रेलवे स्टेशन पे हुए थे। तो ये था हमारा रोलेट एक्ट की जानकारी। दूसरा जो आंदोलन आता है वो है हमारा गदर आंदोलन। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इस आंदोलन के लिए 21 अप्रैल 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई गई थी और आगे चलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन को ही एक नया नाम दिया गया था, जो था हमारा गदर पार्टी। और गदर पार्टी का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। दोबारा से देखिए कि सबसे पहले आंदोलन के लिए 21 अप्रैल 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई गई थी गदर आंदोलन के लिए, और धीरे धीरे इस हिंदुस्तान एसोसिएशन को 1 नवंबर 1913 को नया नाम दिया गया था, जो था हमारा गदर पार्टी। और इस गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे हमारे लाला हरदयाल, और इस आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो थे हमारे मोहम्मद बरकतुल्ला, करतार सिंह, और हरियाणा से थे काशीराम और परमानंद जी। दोबारा से एक बार देखिए कि गदर आंदोलन के लिए 21 अप्रैल 1913 को हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई गई थी और आगे चलकर 1 नवंबर 1913 को हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम गदर पार्टी रख दिया गया था। और इस गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे हमारे हरदयाल और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह।
और गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो थे हमारे मोहम्मद बरकतुल्ला, करतार सिंह, और हरियाणा से थे काशीराम व परमानंद। फिर आता है हमारा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग का जो प्रमुख कारण था वो था हमारा कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया गया था, और इसका विरोध में जो सैफुद्दीन और सतपाल को डॉक्टर सतपाल को जेल में डाला गया था, इसके विरोध में लोग जलियांवाला बाग स्थान पर इकट्ठा हुए थे, और अंग्रेजों के जो जनरल था ओ डायर ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया गया था। दोबारा से देखिए कि जलियांवाला बाग जो हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसका जो प्रमुख कारण था वो था कि सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, और इसका विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। और जब लोग इकट्ठा हो गए थे तो जो अंग्रेजों का जनरल था जनरल ओ डायर ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था, और जो कुल पुलिसकर्मी थे जो गोली चला रहे थे वो थे हमारे 150 पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी। और इसके विरोध में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, इसका विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड व सर की उपाधि वापस दे दी थी अंग्रेजों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यपालिका परिषद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब शंकरन नारायण जो वायसराय की कार्यपालिका के सदस्य थे, उन्होंने वायसराय की कार्यपालिका से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिपोर्ट के अनुसार, जो अंग्रेजों की रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग मारे गए थे वो थे हमारे 379। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट थी, परंतु जो वास्तविक जो लोग मारे गए थे वो हमारे 1000 से भी ज्यादा 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। 2 कमेटी बनाई गई थी। पहली थी हमारी हंटर कमेटी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, और दूसरी थी हमारी कांग्रेस के द्वारा कमेटी बनाई गई थी जिसे हम तहकीकात कमेटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जो हमारी 1 अक्टूबर 1919 को बनाई गई थी, और इस कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, और इन 8 सदस्य में से 3 सदस्य हमारे भारतीय थे। मतलब कि 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 सदस्य हमारे भारतीय थे। इस कमेटी ने जो फैसला सुनाया था वो फैसला यह था कि जनरल ओ डायर को फ्री कर दिया गया था। ये कहा था कि जनरल ओ डायर की कोई भी गलती नहीं थी, और अंग्रेजों ने जनरल ओ डायर को शेर की उपाधि दी थी। दूसरी जो कमेटी बनी थी वो थी हमारी कांग्रेस द्वारा बनाई गई कमेटी, जिसे हम तहकीकात कमेटी भी कहते हैं। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे मदन मोहन मालवीय, और तहकीकात कमेटी के जो अन्य सदस्य थे वो थे हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, CR दास और तैयब जी वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की शाखा खोली थी, तो कांग्रेस की शाखा की स्थापना की थी रोहतक में। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का कोई भी परिणाम नहीं आया था तो आगे चलकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1920 से लेकर 1922 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो जनरल ओ डायर ने दिया था। तो जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी 1940 में। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो हमारा अगला राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन हमारा 1920 से 1922 तक चला था। इन आंदोलनों को सिर्फ हम हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं कि हरियाणा का क्या क्या योगदान रहा था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि असहयोग आंदोलन को एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्व एक्ट कहा था कि यह जो एक्ट है, असहयोग जो आंदोलन है वो एक मूर्खतापूर्व एक्ट है, ऐसा कहा गया था आयरलैंड के निवासी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1920 में हरियाणा में लाला लाजपत राय, लाला दुनीचंद, लाला मुरलीधर, गणपत राय आदि नेताओं ने असहयोग आंदोलन के समर्थन में जनसभाएं आयोजित की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि झज्जर से पंडित श्रीराम शर्मा ने व हिसार से लाला लाजपत राय ने आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1922 को, मतलब कि 1920 में तो हमारे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, परंतु चोरा चोरी कांड जो हमारा 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उस चोरा चोरी कांड में जो लोगों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर जो आग लगाई गई थी, उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी छोटू राम ने इस आंदोलन का विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी गई थी। तो सर छोटू राम ने असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और जब सर छोटू राम ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था तो परिणाम स्वरूप 1923 में सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। और यूनियनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था और वह गठन फजल ए हुसैन, सर छोटू राम और सिकंदर हयात खान ने किया था। यूनियनिस्ट पार्टी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था हमारा किसानों और जमींदारों की रक्षा करना। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में अंबाला डिवीजन की सभा हुई थी और इस सभा में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। और इसी सभा में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। दोबारा से देखिए एक बारी कि 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में अंबाला डिवीजन की सभा हो रही थी और इस सभा में महात्मा गांधी ने भाग लिया था मुख्य अतिथि के तौर पर, और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था इसी सभा में, इसी कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था साइमन कमीशन का के विरोध में जो विद्रोह किया गया था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि 1927 को साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी और यह कमीशन जो आया था यह 1919 में जो हमारा अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। और इस कमीशन में, साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्य में से
कोई भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से इस कमीशन का राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और अंबाला जिलों में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो लाठीचार्ज हुई थी, और लाठीचार्ज का जो आदेश दिया था वो सैंडर्स ने दिया था। लाठीचार्ज हुई और लाला लाजपत राय उसमें घायल हो गए थे, और आगे चलकर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इसी के विरोध में मार्च 1928 को रोहतक में, मार्च 1929 को रोहतक में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में नारा दिया गया था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, और साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साइमन कमीशन ने में जो लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, वो सैंडर्स ने दिया था। और फलस्वरूप 30 अक्टूबर 1928 को HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन था, उसके द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। और सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि HSRA है हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इस संगठन का जो स्थापना, जो गठन किया गया था, वो 1928 में किया गया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। उसके बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा की जो भागीदारी रही थी, उससे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से यह आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 में जब 11 सूत्री मांग, जो महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग थी, उनको उस समय के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड इरविन ने नहीं मांगा व नहीं माना था, तो महात्मा गांधी के द्वारा एक पदयात्रा शुरू की गई थी, जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में जो कुल सदस्य थे, जो सहयोगी थे, वो थे 78। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में सत्याग्रहियों ने आंदोलन को शानदार ढंग से चलाने के लिए अंबाला के सूरजभान की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 1930 को झज्जर के गांव शाहिदपुर में नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में हरियाणा के भिवानी से गणपत राय ने भाग लिया था, रेवाड़ी में खड़क बहादुर व भगवान दास के नेतृत्व में लोगों ने भाग लिया था, हिसार से नेकीराम शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने भाग लिया था, अंबाला में विद्यावती ने, करनाल में गोपीचंद आदि ने, व हजारों की संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में महिलाओं ने शराब व विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना दे दिया था इस आंदोलन के खिलाफ, मतलब इस आंदोलन के समर्थन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसानों के द्वारा
एक अभियान चलाया गया था जो था हमारा कर मत दो, मतलब टैक्स मत दो। यह अभियान किसानों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस आंदोलन के समर्थन में लोगों ने, भारतीय लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, मतलब विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1928 में कांग्रेस के अंतर्गत मदीना रोहतक में सभा की गई थी। जो हमारा अगला राष्ट्रीय विद्रोह आंदोलन आता है वो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ था और हरियाणा का क्या क्या योगदान रहा था उसको अब हम देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था, और क्रिप्स मिशन की जो शर्तें थी उसको कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने जब नहीं माना था, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा प्रदेश के कई शहर जैसे हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल आदि शहरों में सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेवाड़ी के सत्यनारायण 1944 में मात्र 32 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। और इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जो था हमारा करो या मरो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। मतलब दोबारा से देखिए कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर कर दी गई थी। और महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे वो थे हे राम। और नाथूराम गोडसे को 1949 को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा कि हरियाणा की आजाद हिंद फौज में भूमिका। आजाद हिंद फौज जो थी उसमें हरियाणा की क्या भूमिका रही थी। आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो 1940 व 1942 में हुआ था, और इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और आजाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन किया गया था वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कुछ नारे दिए गए थे जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और आजाद हिंद फौज को अन्य नाम से भी जाना जाता था जो थी हमारी आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसी आजाद हिंद फौज में जो महिला रेजिमेंट थी उस महिला रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट भी कहा जाता था। और इस रानी झांसी रेजिमेंट की जो कमांडर थी वो थी हमारी लक्ष्मी सहरावत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आजाद हिंद फौज में कुल 60,000 सैनिक थे, और इन 60,000 सैनिकों में से 2715 सैनिक हरियाणा से थे, जिसमें से 346 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोबारा से देखिए कि आजाद हिंद फौज में कुल 60,000 सैनिक थे, 60,000 भारतीय सैनिक थे, और इन 60,000 भारतीय सैनिकों में से 2715 सैनिक हरियाणा से थे,
जिनमें से 346 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, उन स्वतंत्रता आंदोलनों में हरियाणा में महात्मा गांधी की क्या क्या भूमिका रही थी, वह महात्मा गांधी ने कौन कौन सी सभाएं करी थी हरियाणा में। सबसे पहले आता है कि 9 मार्च 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर पहली बार महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 30 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी हिसार से गिरफ्तार किए गए थे। मतलब पलवल से 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हुए थे और हिसार से 30 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महात्मा गांधी पहली बार भिवानी में शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम, स्वामी सत्यादेव और कस्तूरबा गांधी के साथ अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में आए थे, जो हुई थी हमारी 22 अक्टूबर 1920 को। और इसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और इस सभा का इस कॉन्फ्रेंस का जो अध्यक्षता की गई थी वो लाला मुरलीधर के द्वारा की गई थी। और इसी सभा में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 15 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी दूसरी बार भिवानी में आए थे। पहली बार वो आए थे 22 अक्टूबर को और दूसरी बार आए थे 15 फरवरी 1921 को। 15 फरवरी 1921 को जो महात्मा गांधी दूसरी बार भिवानी में आए थे, वह इस सभा की जो अध्यक्षता की गई थी वो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 16 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी पहली बार रोहतक में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी और मौलाना आजाद के साथ आए थे और वैश्य हाई स्कूल व कॉलेज की नींव रखी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी ने अंबाला में यह कहा था कि हरियाणा में यह मेरे द्वारा किया गया आखिरी भ्रमण है, कि मतलब हरियाणा में मैं आखिरी बार आ रहा हूं, यह उन्होंने अंबाला में कहा था 8 मार्च 1921 को। उसके काफी सालों बाद महात्मा गांधी 2 दिसंबर 1947 को दूसरी बार रोहतक में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 20 दिसंबर 1947 को नुहू, जिसका प्राचीन नाम है मेवात, कि 20 दिसंबर 1947 को नुहू के घासेड़ा गांव, जिसका आधुनिक नाम है गांधी गांव, घासेड़ा गांव में महात्मा गांधी ने जनसभा को संबोधित किया था और इसी वजह से इस गांव को गांधी गांव भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी रोहतक में आए थे, वह लोगों को पाकिस्तान पलायन से रोका था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 9 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी पानीपत में आए थे, वह यहाँ के लोगों को पानीपत पलायन से रोका गया था। दोबारा से देखिए कि 2 दिसंबर 1947 को तो रोहतक में आए थे और 9 दिसंबर 1947 को पानीपत में आए थे, वह लोगों को पाकिस्तान पलायन से रोका था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में महात्मा गांधी के नाम से संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा का गांधी
कहा जाता है मूलचंद जैन को, जिनका संबंध था सोनीपत से। उसके बाद आगे चलकर 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बनता है। और हरियाणा के गठन की जो संपूर्ण प्रक्रिया की जो जानकारी है वो हमारी हरियाणा की क्लास 1 और हरियाणा की क्लास 2 में है। अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू।